हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अगेन हम यहां पर डिस्कस करने वाले एनटीपीसी के साइंस के सवाल जो कि होंगे 6 अप्रैल के शिफ्ट 3 के पेपर। तो किस तरीके के साइंस के सवाल पूछे गए हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साइंस का। एनटीपीसी में साइंस का पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेस। यानी कि ह्यूमन साइंस की स्टडी हम निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत करते हैं। क्लियर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है ऑर्निथोलॉजी, दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी, अगला है इस्थियोलॉजी, नेक्स्ट है आपका कॉस्मेटोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिए। क्या है ह्यूमन साइंस की स्टडी, सिर्फ इतना बता दूं क्या, या कि आगे बढ़ जाऊं, या कि चारों बता दूं। मैम चारों बता दो, नेक्स्ट टाइम तो कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं ये चारों की स्टडी ही क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, पहले से चलते हैं, ध्यान देना। पहला है ऑर्निथोलॉजी, याद रखना पहला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी अबाउट बर्ड्स, यानी कि यदि आप चिड़िया से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड स्टडी करते हैं, दैट विल कॉल्ड एज द ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है मैम, जिसमें हम बर्ड्स या चिड़िया से रिलेटेड स्टडी करते हैं। दूसरा ऑप्शन था आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी जो है उसका मतलब ही होता है हिंदी में मनुष्य जाति का विज्ञान। मनुष्य जाति का विज्ञान यानी कि हम ह्यूमन साइंस की यदि स्टडी करते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेस। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स बिहेवियर एंड द सोसाइटीज इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी कि जो ह्यूमन साइंस है इसकी स्टडी क्या कहलाती है मैम, दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन साइंस की स्टडी कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन बड़ा अच्छा था, इस्थियोलॉजी क्या कहलाता है मैम। तो इस्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस इन द जूलॉजी, यानी जूलॉजी के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत यदि हम मछलियों से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं तो वो आपका कहलाएगा, स्टडी कर रहे हैं, दैट इट विल कॉल्ड एज द इस्थियोलॉजी। तो क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला देखा एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। दूसरा देखा हमने, पहला देखा हमने एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। दूसरा देखा मैम हमने कौन सा, दूसरा देखा हमने ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी अबाउट बर्ड्स। क्लियर। तीसरा देखा इस्थियोलॉजी, इस्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस इन द जूलॉजी। ये 3 चीजें हमें याद हो गई ना। चलो, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन बने किससे, ऑर्निथोलॉजी से, इस्थियोलॉजी से, हमें बन जाएगा, है कि नहीं। इस समय क्या क्वेश्चन पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल था व्हाट इज दी, यहाँ पर सवाल था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस क्या है, तो हमने आंसर दिया मैम एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। क्लियर हुआ। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ फायर। ये वो क्या कहलाता है। देखो, यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ोगे तो वैसे ही आंसर खत्म हो जा रहा है, एकदम खत्म हो जा रहा है ना। द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा प्रिंसिपल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, यानी फील्ड बदलता रहता है और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या कहलाता है। करंट प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, इट मींस वो जनरेटर ही होगा कि नहीं होगा विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट पे जोर देना और ऑप्शन बी को टिक कर देना, खत्म सवाल। लेकिन अब मैम ये जो जनरेटर है, जनरेटर में ये तो हमने देखा कि बिजली जनरेट हो रही है। जनरेटर बेटा 2 तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है आपका एसी जनरेटर, दूसरा हो सकता है आपका डीसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर 2 होंगे, 2 ही चीजें हैं। क्या क्या है मैम, एक है कॉइल, दूसरा है फील्ड, है कि नहीं है। 2 ही चीजें हैं जनरेटर के कंसेप्ट में, एक है फील्ड, दूसरा है कॉइल। यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड मूविंग है माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग है यानी मूव कर रहा है, लेकिन कॉइल स्टेशनरी है। ध्यान देना, याद रखना, क्वेश्चन पेपर टफ बनाया तो यही सवाल आएगा कि नहीं आएगा। यदि कॉइल स्टेशनरी है तो वो एसी जनरेटर होगा, इट मींस एसी
जनरेट होगी, आपको AC आउटपुट मिलेगा। लेकिन मैम, लेकिन यहाँ पर था मैग्नेट मूविंग, यहाँ पर हम करेंगे मैग्नेट को स्टेशनरी। मैम मैग्नेट को स्टेशनरी का मतलब यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो था ना बेटा हमारा, उसको हमने कर दिया स्टेशनरी। और मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी करके क्या किया हमने, कॉइल को मूविंग बनाया। और यदि हमने कॉइल को मूविंग बनाया ना बेटा, कॉइल मूविंग हो गई, इसका मतलब है आप DC जनरेट होगा, DC आउटपुट मिलेगा। देखो दो ही तरह का प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, या तो मिलता है AC आउटपुट या तो मिलता है DC आउटपुट। यहाँ पर क्वेश्चन था सिर्फ इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है, यानी कि फील्ड मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो भाई जनरेटर का काम है। लेकिन क्या जनरेटर दोनों चीजें ही तो जनरेट करेगा, कभी AC कभी DC। क्वेश्चन बना दिया कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग एंड कॉइल इज स्टेशनरी देन द आउटपुट विल बी, क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मैम AC आउटपुट मिलेगा। यदि फील्ड स्टेशनरी कॉइल इज मूविंग तो मैम DC आउटपुट होगा। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना है ना। चलिए समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर डेंगू फीवर वैक्सीन अप्रूव्ड बाय मैक्सिकन गवर्नमेंट। जिस तरीके से अभी कोविड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो कोविड की भाई वैक्सीन आ रही है भाई, लग भी रही है लोगों को, है ना। तो यहाँ पर जब डेंगू चल रहा था और डेंगू की पहली वैक्सीन आई थी, है कि नहीं, फर्स्ट एवर डेंगू फीवर वैक्सीन जो आई, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव किया वो वैक्सीन का नाम पूछ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेंगूवैक्सिया विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। डेंगू से मिलता जुलता डेंगूवैक्सिया रखा गया है। क्लियर, ये बहुत इजी सवाल नहीं था, ये पता होना चाहिए, पता होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि सब में ही क्या है, डेंगू दिख रहा है, चारों ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेंगूवैक्सिया इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अगला सवाल क्या है RRB NTPC का, आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बेंजोइक एसिड इज प्योरिफाइड बाय, बेंजोइक एसिड को प्योरिफाई करना है, चार ऑप्शन, कैसे करोगे, डिस्टिलाइजेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन इज दैट कि बेंजोइक एसिड मैम कैसे प्योर होगा। तो बेंजोइक एसिड को यदि हम प्योर करना चाहते हैं तो हमें सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करनी होगी, जिसमें कि जो सॉलिड होता है माय डियर स्टूडेंट, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होता। सब्लिमेशन इज दैट प्रोसेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व किया है, मैंने सेम डायग्राम से समझाया था। सब्लिमेशन मैम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, बीच में लिक्विड का झंझट नहीं है। क्लियर, तो benzoic acid is purified by sublimation process. This is the process in which solid gets converted into vapor directly, बीच में लिक्विड का कोई झंझट नहीं है। यानी कि हमको बेंजोइक एसिड को प्योर करना है मैम, उसमें जो अशुद्धियां हैं उसको हमें दूर भगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे वेपर में। हुआ कि नहीं हुआ, जो अशुद्धियां थी वेपर बन के बाहर निकल गई, बात खत्म हो गई, हुई कि नहीं। चलिए, तो यदि हम किसी सॉलिड को वेपर में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। लेकिन यदि हम किसी गैसियस स्टेट को यदि हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। उस दिन हमारा क्वेश्चन था डिपोजिशन से, तो आज मिल गया हमें सब्लिमेशन से। तो हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि मैम यदि कोई वस्तु सॉलिड है, सॉलिड से हमको सीधा गैस में उसको पहुंचाना है बिना लिक्विड में चेंज किए हुए, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। यदि किसी गैस को कहां पहुंचाना है, सॉलिड में डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, इट विल कॉल्ड एज क्या, डिपोजिशन। दो चीजें क्लियर हुई। चलिए, दोनों ही याद रखना है। यहां पर जो हमारा सवाल था वो था कि बेंजोइक एसिड को हम कैसे प्योर करेंगे, तो बिल्कुल बेंजोइक एसिड को हम सब्लिमेशन के थ्रू प्योर करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स। ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है हड्डियां, भाई हड्डियों में तो कैल्शियम होता है, अब कोई तो ऐसी चीज होगी हमारे शरीर में जो उन हड्डियों में कैल्शियम लेवल को प्रॉपर मेंटेन कर रही है ना, नहीं तो कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, कैल्शियम की अधिकता भी हो जाएगी। चलिए, दूसरा कह रहा है पैराथायराइड हार्मोन
तीसरा कह रहा है मसल्स एंड लीवर। भाई मसल्स, लीवर और हड्डियां ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम आंसर टिक कर सकते हैं कि भाई पैराथायराइड हार्मोन है जो कि शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। और जाहिर सी बात है जो पैराथायराइड हार्मोन है यानी कि कोई ना कोई ग्रंथि या ग्लैंड इसको उत्सर्जित कर रही होगी, बना रही होगी, क्योंकि ग्लैंड का काम ही क्या है, एंजाइम, जूस और हार्मोन बनाना। यदि ये तीनों चीजें बन रही है ना तो किसी ना किसी ग्लैंड के थ्रू ही बन रही हैं। यहाँ पर बन रहा है पैराथायराइड हार्मोन, तो ये किसके थ्रू बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनता है पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू। यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है यही बनाती है पैराथायराइड हार्मोन को। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है यही जिम्मेदार है हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम लेवल Ca2+ आयंस को मेंटेन करके रखने में। क्लियर? आइए बताती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो होता है पैराथायराइड हार्मोन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, इट एक्ट्स डायरेक्ट on bone and mobilize calcium ion जिसको हम कहते हैं Ca2+ ions in the blood। यदि Ca2+ ion या कहना चाहिए कैल्शियम का लेवल कम हो गया, यानी जाहिर सी बात है कि जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड थी वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं कैल्शियम का उत्सर्जन कम कर रही है। यदि लेवल बढ़ गया इसका मतलब है ग्लैंड ने ज्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? तो हमें यहाँ पर समझना है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है, ये भी आपको याद रखना है, जो पैराथायराइड उत्सर्जित करती, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स की कौन सी चीज है जो जिम्मेदार है हमारे शरीर में ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल आपके सामने है, प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यानी प्रोटीन का संश्लेषण हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है? पहला कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो राइबोसोम हमारे शरीर में होते हैं, जो क्या होते हैं मैम, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है मैम? पहला तो होता है इंपॉर्टेंट चीज है आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैम साथ ही साथ इसमें होते हैं प्रोटीन, यानी कि कहे प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है कोशिकाओं में, तो वो है राइबोसोम। क्वेश्चन था कि प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन, तो हम कहेंगे राइबोसोम के द्वारा होता है। अब ये कहें कि राइबोसोम पाए कहां पे जाते हैं, तो ये एक्चुअल में साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, या कि दूसरी बात एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी पाए जाते हैं। अब आपको समझना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि राइबोसोम जो है वो एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बने हैं मैम, है ना। किससे किससे मिलकर बने हैं मैम? राइबोसोम मिलकर के बना है, प्रोटीन प्लस कहना चाहिए आपका आरएनए। तो जो ये प्रोटीन और आरएनए है थोड़ा समझिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन राइबोसोम, राइबोसोम में होता है प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। दीज आर द प्रोटीन फैक्टर ऑफ द सेल, दिस वर्क्स इन द एसोसिएशन विद mRNA एंड tRNA टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। क्लियर? राइबोसोम ही वो माइन्यूट पार्टिकल हैं जो कि क्या करते हैं, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन का, जो आरएनए के साथ साथ प्रोटीन कंटेन करते हैं। यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण हमारे शरीर के एक एक अंगों में, एक एक जगहों पर प्रोटीन चाहिए, वो कौन पहुंचाता है, कौन संश्लेषित करता है, वो करता है राइबोसोम। क्लियर? टू सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर मैनी सेल्युलर फंक्शन। जितने भी सेल्युलर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, वो सेल्युलर फंक्शन जो भी परफॉर्म हो रहे हैं उनको आवश्यकता है किसकी, प्रोटीन की। और प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर रहा है कोशिकाओं में, वो है राइबोसोम। क्लियर? राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं, या कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, आइए दिखाती हूं, या कि अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। आइए दिखाती हूं माय डियर स्टूडेंट्स की, या कि वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, आप देख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट जो राइबोसोम है वो दो जगह पाए जाते हैं। कौन कौन सी जगह? पहला है कि या कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में, ये जो है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये इसकी ऊपर की लेयर, ये जो है ना, ये ऊपर की लेयर से अटैच्ड होते हैं ऐसे कुछ, और इसी की वजह से इसकी सतह भी थोड़ी सी खुरदुरी होती है ना। साथ ही साथ जो है एंडोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। क्लियर? अब आइए दिखाती हूँ। एक्चुअली अभी मैंने क्या कहा, मैम ने कहा कि मैम जो राइबोसोम है वो दो चीजें हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये एक्चुअल
कंस्ट्रक्शन होता है राइबोसोम का। आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियरली एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, एक बड़ा पार्ट यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम की बिग यूनिट, दूसरी है ये स्मॉल यूनिट, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी राइबोसोम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना पता होना चाहिए कि राइबोसोम का एक्चुअल फंक्शन क्या है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण करता है और साथ ही उसमें आरएनए पाया जाता है। क्लियर? तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कौन सा आंसर टिक करने वाले हैं? हम टिक करने वाले हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है कहां पर होता है? राइबोसोम पर होता है। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो रही है, पहली बात तो मैक्रो की बात नहीं हो रही है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो चार ऑप्शन है आपके पास, बोरॉन, कॉपर, आयरन एंड नाइट्रोजन। तो आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स की माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है आपका which among the following is not a micronutrient, है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो बोरॉन, कॉपर, आयरन, ये तीनों ही आपको मैं बता दूं, ये तीनों ही क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्लियर? माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है ये क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? ये कहलाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है नाइट्रोजन, जबकि बोरॉन, कॉपर एंड आयरन जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो आपको याद रहेगा कि मैम विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किन पौधों की आवश्यकता होती है? नॉर्मली जो दाल वाले पौधे होते हैं, यदि आपने कहीं अरहर की दाल का पौधा लगाया है, कहीं चने की दाल का पौधा लगाया, यानी कि दलहनी पौधे जहां पर हैं, उनकी जमीन पर उन्हें क्या चाहिए होता है? पोषण में नाइट्रोजन चाहिए होता है। यदि नाइट्रोजन युक्त जमीन है तो ही वहां पर दलहनी पौधे वहां पर बन सकते हैं, वहां पर पैदावार हो सकती है दाल की। लेकिन यदि नाइट्रोजन युक्त जमीन नहीं है तो दाल वहां पर पैदा नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से यानी कि ये क्या हो गया? मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है नाइट्रोजन, यानी इन पौधों को जो जरूरत है दाल वाले पौधों को, उसको हम कहेंगे नाइट्रोजन की जरूरत है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाता है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो बोरॉन, कॉपर और आयरन कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट्स की मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? क्लियर? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, यहां पर क्वेश्चन नॉट का था, माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का हमारा एनटीपीसी के पेपर का डिस्कशन। भूलना नहीं है, याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चंस देखते ही देखते याद नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट मार लो। यदि आपने फॉर्म भरा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।